બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. માર્કેટ પર ફટાફટ નજર કરી લઈએ. નબળાઈનો મૂડ હજુ પણ યથાવત. મિડ કેપ સ્મોલ કેપમાં થોડી વધુ વેચવાલી આવી છે, લગભગ 1-8% આસપાસની ધ્યાનમાં રાખીશું અને ઓવરઓલ બધા કાઉન્ટર્સમાં જે રીતની અસર છે જોતા રહીએ. આગળ વધીએ અને વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ એક બાદ એક આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. થર્મેક્સ એક કંપની કે જેના નંબર્સ તમે જુઓ, ઓવરઓલ બહુ સરસ નંબર્સ આવ્યા છે. માર્જિન સિવાય બધી જગ્યાએ સરસ સુધારો આવ્યો છે. તો વધુ વાતચીત કરીએ. થર્મેક્સના એમડી અને સીईओ आशीष भंडारी अपनी સાથે जोड़े रहा है. आशीष जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स हम देख रहे हैं, लेकिन अगेन जो भी सिनेरियो है ग्लोबली हमारे यहाँ उन सबको देखते हुए मार्जिन्स पर थोड़ा सा असर आया है. तो ओपनिंग कमेंट सर आपके सबसे पहले तो कैसे देखें आपने नंबर्स और जो असर आया है मार्जिन पर, उसको कैसे हम आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे? आशीष जी. नमस्ते. पहली बात, देखिए, इस जो नंबर्स आए उसमें कोई सरप्राइज नहीं है. ये पूरा क्वार्टर जो बीच में स्टील प्राइसेस जब एक टाइम 30% ऊपर थे, निकल एल्यूमिनियम 100% से ज्यादा ऊपर, ऑयल प्राइसेस अप, तो उस टाइम पे कमोडिटीज पे बहुत प्रेशर था. और हमारे बिजनेस में 50 से ज्यादा प्रतिशत हमारा जो रेवेन्यू है उसका कमोडिटीज का कॉस्ट है, बिकॉज रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं, स्टील इन पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. तो प्राइसिंग प्रेशर बहुत था, कमोडिटी का कॉस्ट प्रेशर बहुत था. काफी कुछ हमने प्राइस में ट्रांसलेट किया. ओवरऑल इस सबको देखते हुए जो हमें टॉप लाइन ग्रोथ से जो लिफ्ट मिला है, मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा था. और अब जो कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट भी मैनेजेबल होना चाहिए. तो उस हिसाब से Q1 सबसे मुश्किल क्वार्टर था और वो अब हमारे पीछे है. Q2, Q3 मार्जिन्स के हिसाब से बेटर होने चाहिए काफी. ठीक है सर. अब ये केमिकल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझाइए सर. यहाँ पर क्या असर आता हुआ देख रहे हैं? ओवरऑल डिमांड सिनेरियो में कोई असर है या कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? डिमांड सिनेरियो में वैसे कोई असर नहीं है. जो चैलेंज था कि हम जब हमारे कॉस्ट बुरी तरह ऊपर गए, और हमारे कॉस्ट ऊपर गए दो वजहों से. एक तो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई, दूसरा फ्रेट भी बुरी तरह ऊपर गया. और फ्रेट में काफी ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे जो केमिकल्स बिजनेस है उसमें आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट्स पे बिजनेस डिपेंड होता है. और एक जो प्रोडक्ट लाइन है जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसका 70% एक्सपोर्ट्स होता है. तो उस बिजनेस में हमें सारे कस्टमर्स से कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट करने पड़े. उस माहौल में कुछ कमोडिटीज जो इंडिया से आती हैं उनके भी प्राइसेस सरप्राइजिंगली वो जो फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत ऊपर चले गए थे. तो हमें केमिकल्स बिजनेस में बहुत प्राइस चेंजेस लाने पड़े. जो फ्रेट के चार्जेस थे वो हमें कस्टमर्स को पास ऑन करने पड़े कि भाई फ्रेट पास थ्रू होगा. तो वो सब इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगा. और ऑल्सो हमारा जो मिक्स था, जो कि एक प्रोडक्ट जो हम कहते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, उसका मिक्स थोड़ा Q4 और Q1 में कम था. ये तीनों चीजें अब Q2 से थोड़ी बेहतर होने लगेगी. और जो केमिकल्स बिजनेस है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि Q2 से वापस डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी के रेंज में आ जाएगा. ठीक है सर. तो सारी सिचुएशंस को देखते हुए हम देख रहे हैं बाकी सब सही है. जैसे आपने बोला, डिमांड एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं है. इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक तो और बढ़ रहा है. ऑलमोस्ट 2310 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक हमें देखने मिल रहा है. अब थोड़ा सा ग्लोबली हमारे क्लाइंट्स ऑब्वियसली इंटरनेशनल ज़्यादा हैं, तो ग्लोबल सिनेरियो के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है. तो आशीष जी, एक बात हमें समझाइए. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, रिसेशन की बातें बहुत हो रही है, ग्लोबल सिचुएशन, रोज कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं. ऐसे माहौल में क्या आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा पीक बना रहा है? देखिए, क्योंकि क्रूड जो है, क्रूड के प्राइसेस अब कम हो रहे हैं. सो डेफिनेटली ये एक सिनेरियो रहेगा जहां पे हर एक इकोनॉमी में जहां पर हम ट्रेड करते हैं वहां पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो राहत के आसार दिख रहे हैं. आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या क्लाइंट के टेल आपके बता रहे हैं, क्लाइंटेल्स जो है वो कैसे बता रहे हैं सर आपको? देखिए, इस मामले में मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आपको और आपके चैनल पे जितने इकोनॉमिस्ट आते हैं उनको ज्यादा पता रहेगा. हम बिजनेस वाले, हम कभी भी खुश नहीं रहते हैं. अगर इन्फ्लेशन है तो हम इन्फ्लेशन की कंप्लेन करेंगे. जैसे इन्फ्लेशन कम आ जाएगा, हम डिमांड नहीं है उसकी कंप्लेन करेंगे. तो हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन तो रहेगी ही. इस मामले में अभी जैसा देखा जाए कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, आई थिंक दैट विल बी गुड.
जी पर ओवरऑल जो एनर्जी सेक्टर है उसका डिमांड मेरे ख्याल से इंडिया में ही नहीं बाहर भी थोड़े से जो फंडामेंटल्स हैं वो कि क्लाइमेट चेंज, इवन जो जियोपॉलिटिक्स से सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब में एनर्जी में आई थिंक डिमांड अभी थोड़े टाइम के लिए स्ट्रांग ही रहेगा, विच मीन्स काफ़ी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप में भी जो हमारे 2 प्लांट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से डिसएंगेज करने की कोशिश कर रही हैं एनर्जी के मामले में। ओवरऑल डिमांड सिनेरियो एटलीस्ट अगले 3 से 6 महीने तक हम स्ट्रांग ही देख रहे हैं। उसके बाद अगर एक बड़ा रिसेशन आए और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जैसा मैंने कहा मुझसे ज्यादा बेहतर आपके इकोनॉमिस्ट को पता होगा, पर अभी जो अगले 3 और 6 महीने दिख रहे हैं वहां पे हमें कॉन्फिडेंस है कि डिमांड सिनेरियो मैनेजेबल है, एंड जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी इम्पैक्ट है उनका डेफिनेटली, पर मैनेजेबल रेंज में। डेफिनेटली सर, आपकी बातों से हमें खुशी ज़रूर होती है, लेकिन साथ ही साथ हमारा जॉब यही है कि हम सबसे थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि सर कैसा सिनेरियो है, कैसा, हम भी थोड़ा सा समझने की कोशिश ऐसे ही करते हैं। तो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स सर। आखिर में एक थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जिस तरह से ओवरऑल सिचुएशन हमने देखा है, रेवेन्यू वगैरह की हमने बात की, ऑर्डर बुक की हमने बात की है, पाइपलाइन कोई अगर आप बता सकें, कोई बड़े डील वगैरह की बात हो तो उसके बारे में आखिरी सवाल मेरा सर। नहीं बता सकता, अभी जो हमारा बैकलॉग है वो 9,500 करोड़ जी का है, जो कि काफी जी अच्छा हमारी हिस्ट्री का हाईएस्ट बैकलॉग है। आगे भी देखा जाऊं तो आई थिंक हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, स्टील या सीमेंट या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आएंगे जाएंगे, ठीक है, जब आते हैं हम कंपेटिटिवली एड्रेस करते हैं। और जो होगा, जो हमारा ज्यादा फोकस है इज ऑन बेस बिजनेस, जहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स जा सके, जहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो मिडिल पोर्शन है जो हम कहते हैं, जो कि गट्स हैं इंडस्ट्री के, फूड, फार्मा, छोटे सीमेंट प्लांट्स, छोटी छोटी जो स्टील मिल्स हैं पूरे देश की, प्लाईवुड इंडस्ट्री, कमर्शियल, ये सारा, इनमें जो डिमांड है वो अभी भी स्ट्रांग है, जो कि कॉन्फिडेंस देता है कि इंडिया अभी भी डिमांड सिचुएशन में है, जो कि डिमांड जो हम देख भी रहे हैं, जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं अच्छे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 56 से ज्यादा आया जुलाई का नंबर, तो अभी तक जो बेस बिजनेस है इंडिया उसमें स्ट्रेंथ है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। डेफिनेटली। तो ये सारी बातों को समझते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। તો થમેક્સના એમડી અને સીઈઓ આશિષ ભંડારી આપણી સાથે જોડાયા હતા, અને જે રીતે સિનેરિયો બની રહ્યો છે, અહીંયાથી ડિમાન્ડ સિનેરિયો જે બની રહ્યો છે, અને મટીરિયલની જે આપણે રો મટીરિયલની વાત કરી, આ બધાના સિચ્યુએશન પ્રમાણે અહીંયાથી ખાસ આગળની પરિસ્થિતિ પર નજર. આજે માર્કેટની સાથોસાથ અહીંયા થોડી અસર આવી છે 2020 પર, તમને અત્યારે કાઉન્ટર જોવા મળશે, ધ્યાન રાખીએ. જીએસટી